नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी और इंडिया अलायंस जोर शोर से अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं और दोनों ही टीमों की रणनीति में जातियां सबसे ऊपर नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदू और हिंदुत्व पर फोकस्ड है, वहीं इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना को अपना हथियार बनाने का फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी करने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है और समाजवादी पार्टी महाब्राह्मणों के जरिए 2024 की जंग जीतने की तैयारी शुरू कर चुकी है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के बाद अब समाजवादी पार्टी लोकसभा 2024 में ब्राह्मण मतों को साधने में जुट गई है। ब्राह्मण मतों को साथ में लेने के लिए आज समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर महाब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ब्राह्मणों में भी महाब्राह्मणों की आबादी लगभग आधी है, यानी 10% के वोट शेयर में 5% महाब्राह्मण आते हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए ये वोट बैंक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। ऐसे में इस महापंचायत के जरिए ये तय किया गया कि महाब्राह्मण उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों और 80 लोकसभा सीटों पर जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे और महाब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे। इस महाब्राह्मण महापंचायत में प्रदेश भर से तमाम ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी इस महापंचायत में शिरकत की। चुनावी तैयारियों को सीक्रेट तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस महापंचायत से मीडिया को दूर रखा। लेकिन महाब्राह्मण महापंचायत के बाद जो खबरें निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक महाब्राह्मण उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। महापंचायत में फैसला लिया गया कि समाजवादी पार्टी महाब्राह्मण के पक्ष में और उनके हित में काम कर रही है। ब्राह्मणों में आधी आबादी महाब्राह्मण की है। ऐसे में महाब्राह्मण वर्ग मानता है कि पीडीए की तरह ब्राह्मणों में पिछड़े और शोषित महाब्राह्मण वर्ग की पैरवी समाजवादी पार्टी करेगी। हमारा तो एक ही है नजरिया कि जो लोग भी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं वो उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं उनका शोषण हुआ है। समाजवादी पार्टी ऐसे हर वर्ग और जात के साथ है जो कहीं ना कहीं कमजोर है और अभी वो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पहले बीएसपी, फिर बीजेपी और अब समाजवादी पार्टी में पहुंचकर राष्ट्रीय महासचिव बने स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म विरोधी बयान देकर पार्टी को मुश्किल में डालते रहे। ऐसे में अखिलेश यादव महाब्राह्मण को पीडीए के साथ जोड़कर यूपी में सभी जातियों को अपने पाले में लाकर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी की अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। आंकड़ों में गौर करें तो यूपी में ब्राह्मण समाज की आबादी लगभग 10% मानी जाती है और इस 10% आबादी में करीब आधी आबादी महाब्राह्मण की है। ये ब्राह्मणों का वो वर्ग है जो मृत्यु के बाद कर्मकांड और मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करवाता है, लेकिन ये वर्ग खुद को ब्राह्मण समुदाय में पिछड़ा और दलित मानता है। महाब्राह्मणों का आरोप रहा है कि इनका दूसरे ब्राह्मण समुदाय से रोटी बेटी का साथ नहीं है। साथ ही इनका इस्तेमाल तो होता है, लेकिन इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यूपी में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की या फिर बीजेपी की, महाब्राह्मण पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन देश की राजनीति में एक एक वोट की जातिगत लड़ाई ने महाब्राह्मण समुदाय को बड़ा बना दिया है। समाजवादी पार्टी पीडीए की तर्ज पर महाब्राह्मणों की विशेष अगुवाई की तैयारी कर रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू, हिंदुत्व और सनातन के एजेंडे पर काम करते हुए यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में एक बड़े तबके को अपने साथ लाने में कामयाब होती रही है। वहीं कांग्रेस चुनाव के वक्त सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस करती है। हाल ही के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद साफ नजर आए और नतीजे सामने आने के बाद तो कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सरदार समझने लगी और आज की महाब्राह्मण महापंचायत इस बात की तस्दीक भी करती है। लोकसभा चुनाव की वैतरणी को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो या नई नवेली इंडिया अलायंस, सभी उत्तर प्रदेश के 80 में से 80 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं।
और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। एक तरफ बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ यूपी की सभी जातियों को साधने की कवायद में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर जीत की राह तैयार कर रही है। बीजेपी ने कास्ट पॉलिटिक्स को साधने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी को पाले में शामिल किया है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के जरिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अपनी साझा चुनौती तैयार कर रहे हैं। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी की नजर मायावती के बड़े दलित वोट बैंक पर है, तो वहीं इंडिया अलायंस हर जाति के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम वोट पर भी अपनी पकड़ को बढ़ाना चाहती है। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव में मुद्दे काम करे या ना करे, लेकिन जातियां जरूर काम करती हैं। कैंडिडेट कितना योग्य है, वोटर ये बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। 2014 में मोदी लहर ने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया था, लेकिन 2017 के बाद यूपी में फिर से जातियों के सहारे लोगों को बांटने का काम तेज हो चला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुले मंच से कहते हैं कि अगर रामराज लाना है तो जाति आधारित जनगणना से ही ये संभव होगा। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी करीब 41% है, जिसमें करीब 10% यादव है, दलित आबादी करीब 21% और अल्पसंख्यक आबादी भी करीब 20% होने का अनुमान है। ऐसे में देखें तो यूपी में कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की है। अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटवों की है, जो करीब 11.26%। दूसरे नंबर पर यादव आते हैं, जिनकी आबादी करीब 8.77%। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण 8.62%। चौथे पर राजपूत 4.29%। पांचवें पर पासी एससी 3.36% और छठे पर कुर्मी 3.02% आते हैं। भले ही अभी लोकसभा के चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन अखिलेश यादव ने चुनावी हुंकार भरना शुरू कर दिया। सीधा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी को यूपी की सभी 80 सीटों पर हराएंगे, क्योंकि अगर बीजेपी यूपी हारेगी तभी वो देश से हटेगी, और अगर देश से बीजेपी हटेगी तभी देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपी में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सपा से नहीं, बल्कि इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में है। यानी इस बार यूपी में बीजेपी के लिए चुनौती कड़ी है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं, जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी अपने चुनावी फॉर्मूले के तहत ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जैसा कि वो पहले पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी थी। हार्डकोर हिंदुत्व और मोदी और योगी के चेहरे के बदौलत ही बीजेपी ने साल 2019 में साल 2014 वाला करिश्मा दोहराया था। लेकिन इस बार अगर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर 2019 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर गौर करें तो बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें, मायावती की बीएसपी को 10 सीटें, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी। यानी बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि 2014 के मुकाबले बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी के सामने अखिलेश यादव एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे। बीजेपी को यहां भी अपना गढ़ बचाना होगा। अखिलेश यादव अगर भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीट पर हराने की बात कहते हैं तो इसको सिर्फ दिल का सपना कहा जा सकता है।
ये अखिलेश यादव का मिस कैलकुलेशन है और ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं जो उन्होंने 2022 के असेंबली इलेक्शन में किया था। दरअसल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समस्त विपक्षी दलों का एक होना जरूरी है और यह संभव नहीं है। मायावती की बसपा किसी के साथ नहीं जा रही है। जब तक बसपा अपोजिशन के साथ नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी को किसी कीमत पे नहीं हरा सकते। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी अहमियत होती है क्योंकि यूपी में बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक 80 सीटें। पिछले चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में एनडीए में बीजेपी और अपना दल एस एक साथ मिलकर लड़े थे और एनडीए का 51.19% वोट शेयर रहा था, जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98% और अपना दल एस को 1.21% वोट शेयर मिला। वहीं बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के महागठबंधन को 39.23% वोट शेयर मिला था, जिसमें बसपा को 19.43%, सपा को 18.11% और अपना दल एस को 1.21% वोट शेयर मिला था और रालोद को 1.69% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 6.36% वोट शेयर मिला था। अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार वो बीजेपी को सूबे से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई सहमति नहीं बनी। वहीं यूपी में सभी विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या फिर रालोद, सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। वहीं समाजवादी पार्टी खुद को यूपी में बड़े भाई के तर्ज पर देख रही। ऐसे में सीट को लेकर जब तक सहमति नहीं बनती तब तक बीजेपी को हराने का सपना ही नजर आ रहा है। जहां तक अखिलेश का उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने का प्रश्न है, ये बात कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी न तो त्रिशंकु विधानसभा दिखाई पड़ रही है, न ही कोई अभी ऐसा भविष्य दिखाई पड़ रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मतों में विभाजन हुआ हो। यहाँ पर जाति आधार पर जो बिसात बिछाई जाती थी वो 2014 से कमजोर होने लगी है और 2017 के बाद के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उन पर ये दिखाई पड़ा कि जातीय गणित का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसको कि कभी किसी समय में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश को किंग मेकर इसलिए भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि अभी तक के परिणामों में भाजपा जो है वो बहुत अच्छे बहुमत के साथ यहाँ पर आ रही है और ऐसा भी नहीं लगता है कि जो राजनीति है वो इतना बड़ा करवट लेगी अभी तक के घटनाक्रम के हिसाब से। बात अगर कांग्रेस की करें तो पार्टी यूपी में लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति पर काम करती दिख रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि अब वो यूपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में तय किया गया है कि जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की ये पदयात्रा सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी के मंदिर से दर्शन पूजन के साथ शुरू होगी, जो सीतापुर के नैमिषारण्य धाम पर समाप्त होगी। यूपी के हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरीके से पदयात्रा निकालेंगे और रास्ते में आने वाले हिंदू धर्म स्थलों पर पार्टी के नेता दर्शन पूजन करेंगे। खबरों के मुताबिक ये यात्रा गांवों और शहरों को जोड़ेगी। कांग्रेस की कोशिश हर घर तक पहुंचने की होगी। कांग्रेस की ये यात्रा मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए सीतापुर के नैमिषारण्य में समाप्त होगी। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व से अकेले दो हाथ करना फिलहाल यूपी में अकेले किसी सियासी पार्टी के बूते की बात नजर नहीं आ रही। महागठबंधन को इसकी काट अगड़े पिछड़े के समीकरण को साधने में नजर आता है। अखिलेश भी जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते, इसलिए वो ऐलान कर चुके हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। मगर सत्ता में आने की संभावना को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वो जल्द से जल्द अपने सहयोगियों को एकजुट करें। वहीं अगर इंडिया और एनडीए गठबंधन की ताकत की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की 6 राज्यों में सरकार है, वहीं एनडीए गठबंधन की 16 राज्यों में सरकार है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन में 38 पार्टियां। अगर कुल सांसद की बात करें तो इंडिया गठबंधन के 139 सांसद हैं तो वहीं एनडीए गठबंधन के 332 सांसद।
इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष मोदी की नीतियों और फैसलों से परेशान है। मोदी सरकार को हटाने के लिए हर दल पूरी शिद्दत से कोशिश में जुटा है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि खुद को सर्वे सर्वा समझने वाली हर पार्टी किसी भी तरह से झुकने या कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं, और हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा भी इस गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। ताजा हालातों को देखें तो इंडिया गठबंधन के बिखरने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसके पीछे विपक्षी एकता का इतिहास भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2019 के आम चुनावों के पहले ऐसी कोशिशें हुई थी, पर यह संभव नहीं हो सका था। वहीं गठबंधन बनते वक्त कांग्रेस ने कुर्बानी के जो संकेत दिए थे, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटास दिल्ली और पंजाब में मुश्किल खड़ी कर रही है। साथ ही ममता बनर्जी से भी कांग्रेस की पटरी सही नहीं बैठती। ममता बनर्जी की नाराजगी के बावजूद जाति जनगणना को मुद्दा बनाने और मुंबई में अपने सहयोगियों से बिना बात किए राहुल गांधी का इंडिया के मंच से अडानी का विरोध करने जैसे मुद्दों पर ममता पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। साथ ही बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के करीबी ने नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर जमीन खोने का डर पैदा कर दिया। अलग अलग पार्टी के नेता तो अपनी अपनी जीत के दावे करेंगे ही, मगर इतना तो तय है कि यूपी की 80 सीटें 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों की लकीर खींचेंगी। ये 80 सीटें जिनकी झोली में गिरेंगी, दिल्ली की सत्ता पर उसी की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।